Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 28 of our module Global Marketing. Today's lecture is part B of our chapter Global Promotional Strategies. For past 3 lectures we have been talking about promotional strategies. In our last lecture, part A has been discussed, and before that, advertising, which is also part of global promotional strategy, was elaborately discussed. Why did we discuss advertising separately? Because advertising is one of the main tool in order to promote our product to customers. और widely used भी सब में advertising ही है. इस advertising को widely use किया जाता है all over the world for promotion of the products. That's why हमने एडवर्टाइजिंग को सेपरेटली डिस्कस किया था. बट इन डिटेल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, जो कि बाकी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज थी, जिसमें पर्सनल सेलिंग वगैरह भी था, सेल्स प्रमोशन वगैरह भी है, वो हमने अपने आज के लेक्चर और पार्ट ए ऑफ ग्लोबल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज में डिस्कस किया. आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट what we discussed in our last lecture. आपको याद होगा हमने अपना लास्ट लेक्चर ग्लोबल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की डिस्कशन से स्टार्ट किया था और उस पर बात की थी कि कस्टमर तक मैसेज पहुंचाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मार्केटर्स, क्योंकि आपका मैसेज, आपका एडवर्टीजमेंट, आपकी प्रमोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि प्रोडक्ट को सेल करते हैं. आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी प्राइस भी अच्छी है, आपने सूटेबल प्लेस पे उसको अवेलेबल कराया और उसको थ्रू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल करें. लेकिन आपने अगर ब्रांड इमेज अच्छा क्रिएट नहीं किया, आपने ब्रांड पर्सनैलिटी अच्छी क्रिएट नहीं की, आपने इमोशनल अटैचमेंट ऑफ कस्टमर नहीं पैदा की विद द ब्रांड, आपने उसे सिग्निफिकेंट रीजंस नहीं दिए, कन्विंस उसे नहीं किया टू बाय योर प्रोडक्ट, आपने उसकी अटेंशन नहीं ली, आपने उसमें डिजायर नहीं क्रिएट की टू बाय योर प्रोडक्ट, आपने उसका बिहेवियर नहीं एग्जीक्यूट करवाया, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी प्राइस, आपकी प्लेस की सारी स्ट्रेटजीज ये फेल हो जाती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल नहीं रहती. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रमोशन को बहुत आप केयरफुली और विद प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग आप एग्जीक्यूट करें और उसको यूज करें. हमने इन डिटेल पुल वर्सेस पुश स्ट्रेटजीज देखी थी. हमने पुल स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हुए ये बात की थी कि पुल स्ट्रेटजी उस वक्त यूज की जाती है जब कस्टमर खुद जाके रिटेल से प्रोडक्ट डिमांड करता है, रिटेल आउटलेट पे जाता है, खुद डिमांड करता है प्रोडक्ट के मुझे प्रोडक्ट ये वाली चाहिए. रिटेलर होलसेलर से और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से और इवेंचुअली कंपनी से प्रोडक्ट मांगी जाती है. इन अदर वर्ड्स, वो प्रोडक्ट पुल की जाती है, वो प्रोडक्ट खींची जाती है फ्रॉम कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर and then to wholesaler and to retailer and eventually to final buyer. इसको हम पुल स्ट्रेटजी
इसलिए कहते हैं। और ज्यादातर पुल स्ट्रेटजी कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज होती है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं। तो आपके लिए एक मैसेज थ्रू एडवर्टीजमेंट फ्लोट करना उन तक इजी होता है। अब वो मैसेज उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन तक वो मैसेज अपना पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। एक चीज इसमें नोट करने वाली है कि पुल स्ट्रेटजी उस वक्त यूज की जाती है जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होता। एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स तो पुल स्ट्रेटजी यूज नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे आपके सेल्स पीपल का होना बहुत जरूरी है, ताकि सेल्स पीपल वहां पे आपकी एक्सप्लेन करें आपकी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कन्विंस करें उसे। पुल स्ट्रेटजी यूजुअली एडवर्टीजमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट की जाती है। एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे, रेडियो पे, बिलबोर्ड्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आप अपनी यूज करते हैं। जब चैनल लेंथ बड़ा होता है, लेंथ में ज्यादा होता है, लंबा होता है चैनल, तब भी ये एडवाइस किया जाता है कि आप पुल स्ट्रेटजी यूज करें इंस्टेड ऑफ पुश स्ट्रेटजी। कुछ कंडीशंस में कंपनी की पावर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा नहीं होती, लिवरेज ऑफ कंपनी ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना ज्यादा नहीं होता। इन दैट केस फिजिबल है कि आप पुल स्ट्रेटजी यूज करें। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिमांड आएगी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए ये एक अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम बन जाएगी कि वो प्रोडक्ट आपका स्टोर करे और वो प्रोडक्ट आपका सेल करे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड उसके पास आ रही है। इसके कंपैरेटिवली पुश स्ट्रेटजी तब यूज की जाती है जब प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है और नंबर ऑफ कस्टमर लिमिटेड है, वहां पे आप पुश स्ट्रेटजी यूज करेंगे। पुश स्ट्रेटजी में आप फोर्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि वो सेल करें आपका प्रोडक्ट, आप फोर्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो आपका प्रोडक्ट कैरी करे। डिस्ट्रीब्यूटर देन फोर्स करता है रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, इवेंचुअली वो कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रोडक्ट बाय करे। अब उन कंट्रीज में जहां पे एडवर्टीजमेंट तक आपके एक्सेस नहीं है, वहां पे ज्यादातर आप वो मीडियम यूज करते हैं जो कि पुश से रिलेटेड है, जहां पे आपने पुश क्रिएट करना है। देन हमने पर्सनल सेलिंग पे डिटेल पे बात की। पर्सनल सेलिंग पे बात करते हुए हमने कहा कि पर्सनल सेलिंग में कंपनी के ओन सेल्स पर्सन, ओन स्टाफ खुद जाके मिलता है कस्टमर से इन पर्सन, फेस टू फेस जाके उसको एक्सप्लेन करता है अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, अबाउट गुड्स, देयर स्पेसिफिकेशंस, देयर क्वालिटी लेवल, देयर फीचर्स, फंक्शन। इन दैट केस वो कर क्या रहा होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ अवर्स, क्या इसमें स्पेशल है, क्या इसमें डिफरेंट है, व्हाई शुड यू बाय अवर प्रोडक्ट और सर्विस। एज यू नो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, सो स्किल्स ऑफ पीपल सेलिंग प्रोडक्ट वो बहुत मैटर करते हैं। स्किल्स ऑफ पीपल, सेल्स पर्सन जो कि जाके बात करते हैं कस्टमर से, जो ट्राई करते हैं उन्हें कन्विंस करने की, वो बहुत मैटर करते हैं। उनकी ड्रेसिंग, उनका बोलने का अंदाज, उनके एटिकेट्स, उनकी लैंग्वेज, प्रोडक्ट नॉलेज, अपीयरेंस, एवरीथिंग वो मैटर करती है।
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यूजली पर्सनल सेलिंग वहाँ पे यूज़ की जाती है वेयर प्रोडक्ट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, क्योंकि आपका पर्सन ही और शी हिमसेल्फ goes to the customer and tries to explain about the product. Okay, what is good about the product, how it has to be used, what sort of precautions they have to take, how they have to be careful with the product usage, consumption, वारंटी गारंटी के क्या उसमें कंडीशंस है, क्या पॉलिसी है, एटसेट्रा। इसमें हमने इंटरनेशनल सेलिंग एंड लोकल सेलिंग की भी बात की थी। इंटरनेशनल सेलिंग जो थी मल्टी कंट्री सेल्स फोर्स, वो वेरियस कंट्रीज में जाके अब प्रोडक्ट सेल करती है, वो वेरियस कंट्रीज में जाके सेल्स फोर्स की ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। अब लोकल सेलिंग उसमें वन कंट्री में, यूजली डोमेस्टिक कंट्री में, एक कंट्री में जिसमें कंपनी की या कंपनी की सब्सिडरी होती है, वर्क कर रही होती है, वो वहाँ की लोकल सेल्स फोर्स होती है और लोकली ही उन्हें अपना मैसेज कन्वे करना होता है, अपनी कन्विंस करना होता है कस्टमर को, उससे मिलना होता है और सेल करनी होती है। इंटरनेशनल सेलिंग या मल्टी कंट्री सेल्स फोर्स में हमने परचेज बिहेवियर की बात की कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द बाइंग यूनिट इन द क्लाइंट कंपनी, कि कौन से लोग हैं जो कि कंपनी में जिसको हम सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, वो डिसीजन लेते हैं अबाउट बाइंग प्रोडक्ट। ये वो बाइंग यूनिट होते हैं, उनको एक्सेस करना होता है। यूजली टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जनरल मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आपके प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, ये वो लोग होते हैं। उनसे बात करनी होती है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ती है। ये डिबेट करते हैं आपके बाइंग यूनिट्स, आपके अबाउट अल्टरनेटिव्स, अबाउट यूटिलिटी, अबाउट सेविंग्स, एटसेट्रा। अब बाइंग क्राइटेरिया ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कुछ कंट्रीज में भी बेस्ट प्रोडक्ट बाय करने पे फोकस करते हैं, अब कुछ कंट्रीज में भी प्राइस पे फोकस करते हैं। आपको ये देखना है, आपकी सेल्स फोर्स को ये देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया हमारा कस्टमर फॉलो करता है, वेदर दे लुक फॉर फीचर्स, फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स, वारंटी गारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्राइस, हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, वर्जन्स कितने उसके अवेलेबल हैं, एटसेट्रा। ड्यूरेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, इस तरह की चीज़ें आपकी बाइंग क्राइटेरिया में आप यूजुअली देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं। देन जब आप इंटरनेशनल सेलिंग कर रहे होते हैं, मल्टी कंट्री सेल्स फोर्स यूज कर रहे होते हैं, तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसको कंसिडर करना होता है। यूजुअली इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है कि आप क्लाइंट की लैंग्वेज में उससे बात करें। अगर आपको क्लाइंट की लैंग्वेज आती है, आप उसको समझते हैं, आप बोल सकते हैं, तो आप प्रेफरेबली उस लैंग्वेज को यूज करें, बिकॉज क्लाइंट खुश होता है, ट्रस्ट करता है उस पे जो कि उसकी लैंग्वेज बोल सकता है। वरना इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है जो कि बहुत सारे कंट्रीज में सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बनती जा रही है। यूजुअली टॉप मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, सो इंग्लिश एक और प्रेफरेबल लैंग्वेज है। बिजनेस एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है while you are talking about international selling, multi-country selling. How to dress up, how to greet, how to gift each other, how to start conversation, कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से खड़ा होना, हैंड शेक, एटिकेट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। लाइक हम पाकिस्तान में जब भी दो लोग बात करते हैं
तो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके बात करते हैं, बट इन इटली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं क्रिएट किया जाता। आप दो लोग करीब होकर बात करना पसंद करते हैं। आपको एक दूसरे के डिफरेंसेस देखने हैं। अरब में हाउ यू ग्रीट पीपल इज डिफरेंट इन एज कम्पेयर टू जापान, विच इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू यूएसए, यूके। अब इंटरनेशनल सेल्स नेगोशिएशन स्टाइल्स, आपको समटाइम नेगोशिएट करना पड़ता है। जब आप मल्टी कंट्री सेल्स फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पर भी आपको अटेंशन देनी है, उसको भी आपको देखना होगा। देन लोकल सेलिंग की हमने बात की थी, सिंगल कंट्री सेल्स फोर्स। अब उस पर हमने मिशनरी सेल्स फोर्स की बात की थी कि आपकी अपनी सेल्स फोर्स अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स फोर्स काम करती हैं। देन हमने उसके अलावा फॉरेन सेल्स प्रैक्टिसेस की बात की थी। देन रिक्रूटमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ लोकल सेल्स फोर्स पे हमने एलेबोरेटली डिस्कस किया था। टुडेज लेक्चर पार्ट बी है हमारे ग्लोबल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज के चैप्टर का। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि हमने डिस्कस करनी थी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट अवर डिस्कशन बाय ग्लोबल अकाउंट टीम के। वी स्टार्ट अवर डिस्कशन विद ग्लोबल अकाउंट टीम के। ग्लोबल अकाउंट टीम क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रेडिशनली अकाउंट मैनेजमेंट कंट्री टू कंट्री बेसिस पे परफॉर्म की गई है। दिस प्रैक्टिस इनवेरिएबली लीड्स इवन इन लार्ज ग्लोबल फर्म्स टू अ कंट्री स्पेसिफिक सेल्स फोर्स। अब ये डिमांड करती है कि आप लार्ज फर्म्स में कंट्री स्पेसिफिक सेल्स फोर्स को रखें जो कि उस कंट्री के हालात और वाक़यात से बाखबर हो, उसके एनवायरनमेंट से अवेयर हो। However, कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं देयर सेल फोर्स इनटू ग्लोबल अकाउंट टीम्स। अब ग्लोबल अकाउंट टीम्स क्या होता है? These team service a customer in every country in which the customer operates. ग्लोबल अकाउंट टीम अपने कस्टमर को तमाम उन कंट्रीज में सर्व करेगी जिसमें वो कस्टमर ऑपरेट करता है। यहाँ पे कस्टमर कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि सीमेंस की टीम वर्क करती है वोक्सवैगन और फोर्ड के लिए। अब जहाँ जहाँ पे वोक्सवैगन और फोर्ड काम करती हैं, सीमेंस वाले वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ग्लोबल अकाउंट टीम्स कंसिस्ट होती हैं ऑफ मेंबर्स in different parts of the world, all serving segments of global account and coordinated through a global account management structure. इस पर different members होते हैं उनकी ग्लोबल अकाउंट टीम के, लेकिन ये मैनेज करने वाला इनको एक ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ये मैनेज की जाती है, कोऑर्डिनेट की जाती है। ग्लोबल अकाउंट टीम इन्फ्लुएंस हुई थी, इंस्पायर हुई थी विद सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग विद इन ग्लोबल फर्म्स। जैसे ग्लोबल फर्म्स के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी परचेज के डिसीजन लेती थी, कोऑर्डिनेटेड होते थे, उससे इंस्पायर होकर ग्लोबल अकाउंट टीम्स का फिनोमेना डेवलप किया गया। कंपनीज जो कि परचेज करती हैं कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स or services in many parts of the world, they realize that by combining the purchasing function and managing it centrally, they could demand better prices and services from suppliers. अगर आपकी 4 सब्सिडरीज हैं और वो 4 सब्सिडरीज सेपरेटली सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करती हैं, तो उससे बेटर है कि आप एक सेंट्रल लोकेशन पे आप रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स या सर्विसेज परचेज करें। अब क्या उसका फायदा होगा कि आप ज्यादा परचेज कर रहे हैं,
ज़्यादा जब परचेज करेंगे तो आपकी बाइंग पावर ज़्यादा होगी, सो आप डिमांड कर सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस लो करें। टुडे मैनी कंपनीज सर्च द ग्लोब फॉर द बेस्ट बाय। उनकी कोशिश ये होती है कि दुनिया में सबसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, सर्विसेज कहाँ से मिलती हैं, वो प्लेसेस ढूंढी जाए, सर्च की जाए, फाइंड की जाए और वहां से प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय की जाए। सीमेंस की पहले बात कर चुका हूं मैं, वो वोक्सवैगन और फोर्ड को हर कंट्री में जहां पे वो एग्जिस्ट करती है उसको सर्व कर रहे हैं। तो ग्लोबल अकाउंट सीमेंस का वोक्सवैगन और फोर्ड है। फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव एडवांटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि कस्टमर को पता है, जैसे वोक्सवैगन या फोर्ड है, उन्हें पता है कि सीमेंस वाले दे नो देम वेरी वेल एंड दे कैन वर्क विद देम इन वेरी कोऑर्डिनेटेड फैशन। सो उन्हें इस चीज की परेशानी नहीं होती कि हमारे बिजनेस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होंगे या नहीं होंगे। ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट का ये जो फिनोमेना है, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इन सर्विसेज सेक्टर टू। ग्लोबली एक्टिव जो बैंक्स है सच एज सिटी बैंक वगैरह है, ये मेंटेन करते हैं अपने ग्लोबल अकाउंट बहुत कंट्रीज में। इसी तरह एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, वो अपने अकाउंट को मैनेज करती हैं विद ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट टीम। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से इजी वर्क होता है। देन द वर्ल्ड्स लीडिंग accounting firms such as Deloitte, Touche Tohmatsu International, they have been using this global account management teams for international clients and serving them in a very better way. अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये रेवोल्यूशन आया, इसने ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंट को या ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प की कि वो ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा हो जाए। सो ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो इट इज़ वेरी इजी फॉर द कंपनीज, फॉर द फर्म्स to serve their global accounts. With members of the team dispersed around the globe, it became essential to coordinate all actions meticulously. Global account team के लोग एक जगह पे नहीं होते, ये हर कंट्री में अवेलेबल प्रेजेंट होते हैं। इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी होती है, डिसीजंस मिलके लेने होते हैं। To today, development and rapid spread of tools such as video conferencing and email, उसने help किया for these team members to work together as a team. आज स्काइप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, ईमेल एक्सेस बहुत इजी है। ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट टीम के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। मैनी कस्टमर जो कि ईगर हैं बिजनेस करने में अक्रॉस द वर्ल्ड, बट हु प्रेफर टू डील विद फ्यूअर सप्लायर्स विल इंक्रीजिंगली डिमांड द न्यू सेल्स अप्रोच। ये जो न्यू सेल्स अप्रोच है ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट की, ये बहुत यूज की जा रही है उन कंपनीज की तरफ से जो कि इंटरनेशनल फर्म्स को यूज करना चाहती हैं to buy product services, but fewer firms से। Many of the national selling organization now maintained by international firms will inevitably be transformed into smaller but globally acting units of account teams। तो हम ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट के साथ बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं ग्लोबल मार्केटर्स के लिए। एक स्टडी जो कि 16 लार्ज मल्टीनेशनल्स पे कंडक्ट की गई, उसने ये फाइंड किया कि प्राइसेस जो कि कोट की जाती हैं
to global accounts were more likely to fall than rise. उसने फाइंड किया कि ये प्राइसेस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीज होंगी. In 27% of cases, prices were assessed as becoming much lower within 3 years. और ये कहा गया था कि 3 साल के अंदर अंदर prices decrease हो जाएगी. In order to implement global account management, vendor companies should be as global and as coordinated as their customer. अगर जो सर्विस सप्लाई करने वाली कंपनी या प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली कंपनी जिसके अकाउंट मैनेजमेंट, ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट यूज कर रही है, उसको भी उतना ही मल्टीनेशनल होना पड़ेगा जितने उसके अकाउंट मल्टीनेशनल, जितने उसके कस्टमर मल्टीनेशनल. वन फर्म was surprised to receive a call from global customer demanding service for a plant in Indonesia. अब ग्लोबल कस्टमर इंडोनेशिया में प्लांट खोल के बिजनेस कर रहे थे, उनका बिजनेस वहां पे रन हो रहा था, और जो ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट वाले लोग थे, ये टीम थी, वो किसी और कंट्री में बैठी थी. फोन किया उन्होंने और कहा कि हमारे इस प्लांट में प्रॉब्लम है, आप जरा तशरीफ लाइए और उसको ठीक कीजिए. अब ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट टीम को कोऑर्डिनेट करने थे अपने टीम मेंबर्स को कि कैसे उसको हम सर्विस कर सकते हैं. द वेंडर जो था हैड नो सेल्स और सर्विस ऑपरेशन इन इंडोनेशिया बट दे हैड टू रिस्पॉन्ड. अब उनका वहां पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन दे हैड टू रिस्पॉन्ड. एंड समवन वाज flown from neighboring country to that location. किसी और कंट्री से कोई फ्लाइट पकड़ के, जहाज पकड़ के वहां पे गया और उनको सर्विस प्रोवाइड की उसने. Now let's talk about selling to businesses and governments. Promotional methods that are oriented largely toward business or government markets can be promoted to international firms operating in those markets. अब जो इन मार्केट्स में काम कर रहे होते हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं या बिजनेसेस हैं, उनकी तरफ जो आपकी प्रमोशनल एफर्ट्स होंगी, उस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा. बिकॉज बहुत सारे B2B परचेजिंग होती है, सर्विसेज परचेज की जाती हैं, एंड गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो कि आप मैन्युफैक्चर या प्रोवाइड कर सकते हैं. In particular, the use of international trade fairs, bidding procedures for international projects and the consortium selling, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होंगी अगर आपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अपना बिजनेस करना है. हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली. स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन आज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस या B2B मार्केटिंग अब्रॉड हो चुका है. अगर आप ग्लोबली अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपना सर्विस सेल करना चाहते हैं आप ग्लोबली, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन दीज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स. अब ट्रेड फेयर्स आर आइडियल फॉर एक्सपोजिंग न्यू कस्टमर्स एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू कंपनीज प्रोडक्ट रेंज एंड हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय बोथ न्यू कमर्स एंड एस्टैब्लिश्ड फर्म्स. ट्रेड फेयर्स में आपको एक बड़ा बेनिफिट है कि आप बहुत सारी अपने से रिलेटेड पार्टीज, बिजनेस पार्टीज से मिल सकते हैं, कस्टमर से मिल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं. और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर न्यू फर्म्स जो कि अभी बिजनेस अपना लॉन्च कर रही हैं, एंड फॉर द फर्म्स जो कि फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में business customers can be contacted, can be reached through various media like magazines जो कि इंडस्ट्री मैगजीन्स होते हैं, स्पेशली फोकस्ड मैगजीन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स होते हैं. उनके थ्रू आप इन बिजनेस बायर्स तक रीच कर सकते हैं. अब ये इंडस्ट्री फोकस जो कि कंज्यूमर है, ये बिजनेसेस हैं, उस इंडस्ट्री के मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन इनके पास होती है. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैगजीन्स की सर्कुलेशन होती है, वहाँ पे ये रीडिंग करते हैं. सिमिलरली ये ग्रूमिंग वाले, ग्रूमिंग से रिलेटेड मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन इनके पास होती है. फार्मर्स के पास
फार्मिंग से रिलेटेड मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन होती है. सो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं बाय एडवर्टाइजिंग इन दोज मैगजीन्स. In many overseas countries, the markets are too small to allow for the publication of such trade magazines for only one country. अब बहुत सारे कंट्रीज में मार्केट इतनी स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, वो इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश नहीं कर रही होती, तो वहाँ पे आप ये मैगजीन्स यूज नहीं कर सकते फॉर एडवर्टीजमेंट. इसका रिजल्ट क्या निकलता है? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यूजली अटेंड करते हैं ट्रेड फेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये ट्रेड एग्जीबिशन जो होती हैं, ट्रेड फेयर्स जो होते हैं, आपके कस्टमर वो अटेंड करते हैं. अब ट्रेड फेयर्स आल्सो ऑफर कंपनीज अ चांस टू मीट विद प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर ऑन अ लेस फॉर्मल एटमॉस्फेयर. ये आपके लिए एक चांस प्रोवाइड करते हैं कि आप लेस फॉर्मल एटमॉस्फेयर में, लेस फॉर्मल एनवायरनमेंट में जाके अपने कस्टमर से मिल सकें, उससे बात कर सकें, उसको इंट्रोड्यूस करा सकें अपना प्रोडक्ट या सर्विस, एंड डिस्कस कर सकें अबाउट द प्राइस एंड अदर मैटर्स. फॉर अ कंपनी दैट इज न्यू टू द a certain market and doesn't yet have any established contacts, participating in these trade fairs give it a chance to meet prospective customers. नई कंपनी है, नई कंपनी के इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, नई कंपनी के इतने जानने वाले लोग नहीं होते, नई कंपनी के कस्टमर्स इतने ज़्यादा नहीं होते. सो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कंपनी को कि वो नए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से मिल सके और अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप कर सके. हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड शोज होते हैं सेवरल कंट्रीज में, टेंस ऑफ कंट्रीज में, 70-80 कंट्रीज में हंड्रेड ऑफ ट्रेड शोज होते हैं एवरी ईयर, जिसमें बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एग्जिबिटर्स सेवरल कंट्रीज से, हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज से वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड मिलियंस ऑफ बायर्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज से आके वहाँ पे अपनी इंटरेस्ट रिलेटेड कंपनीज या वेंडर्स वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. स्पेशलाइज्ड ट्रेड फेयर्स वो कंसंट्रेट करते हैं ऑन सर्टेन सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री और यूजर ग्रुप. अब इस तरह के जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ एग्जिबिटर एंड विजिटर्स, क्योंकि इनकी जो टारगेटेड एग्जिबिटर्स होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, बहुत नैरो होते हैं. टिपिकली ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल नेचर के होते हैं. सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रेड फेयर्स डू नॉट टेक प्लेस एवरी ईयर, और यूजुअली ये हर साल होते भी नहीं है क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेड फेयर अल्कीमा है, जो कि जर्मनी में हर 3 साल बाद होता है. द एनुअल फेयर्स जो कि इंजॉय करते हैं इंटरनेशनल रेपुटेशन, उसमें एयर शोज ऑफ फैनब्रो इंग्लैंड एंड पेरिस बहुत फेमस है, वेयर एरोस्पेस प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड. वहाँ पे जेट्स वगैरह अपनी कैपेबिलिटीज दिखाते हैं, कि अपनी जो एबिलिटीज हैं, जो उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, व्हाट दे कैन डू, वो अपनी वहाँ पे दिखाते हैं. कॉमडेक्स कंप्यूटर शो जो कि लास वेगस में 2001 में हुआ था, और अभी रिसेंटली 2013 में भी हुआ है. एनुअली होता आ रहा है ये सिंस 1979, एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्जिबिटर्स को भी अट्रैक्ट करता है. इस शो में बड़े ब्रांड जैसे कि इंटेल, IBM, HP पार्टिसिपेट करते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये शो इतना बड़ा हो चुका है, उसमें बहुत सारे बड़े ब्रांड पार्टिसिपेट नहीं करते. सो पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स ये कंपनी को अपॉर्चुनिटी देती है टू सेव टाइम एंड एफर्ट फॉर अ कंपनी जो कि ब्रेक इन करना चाहती है न्यू मार्केट में, और जिसके पास अभी कॉन्टैक्ट्स इतने नहीं हैं.
तो ये कंपनीज को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करें, लोगों से मिलें, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से मिलें, उसको अपने प्रोडक्ट से फेमिलियराइज कराएं। न्यू प्रोडक्ट्स के लिए इस तरह के ट्रेड फेयर्स आइडियल होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशंस भी दे सकते हैं। और इस ट्रेड फेयर का ये भी फायदा होता है कि न्यू कमर्स जो कि इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं, उन्हें आइडिया भी हो जाता है कि कंपेटिटर्स कौन कौन है और कंपेटिटर्स की क्या स्ट्रेंथ है और कितने कंपेटिटर्स हैं। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन ट्रेड फेयर्स आर अ मीन्स ऑफ बोथ सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड गैदरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा ये सोर्स बन चुके हैं। Therefore, marketers with global aspiration will do well to seek out the trade fairs directed at their industry or customer segment and to schedule regular attendance. International जो कि exhibitions होती हैं, exhibiting अगर आपने करनी है तो it may require more planning than domestic shows. Domestic shows में participation की planning थोड़ी सी different होगी as compared to international. International एग्जीबिशन के लिए आपको 12 to 18 मंथ इन एडवांस प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। इसमें आपको बहुत सारी फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, लाइक इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में आपको सोचना पड़ता है, इट मे इन्वॉल्व डिलेज। सेकेंडली, चेक शो एट, आपको उसकी अटेंडेंस भी देखनी पड़ेगी कि कितने लोग उसको अटेंड करते हैं। बहुत सारे शोज जनरल पब्लिक को अलाउ करते हैं कि वो अटेंड कर सके, इन विच केस यू मे वांट टू अरेंज फॉर अ प्राइवेट एरिया फॉर मीटिंग विद वायबल प्रोस्पेक्ट्स। आपकी कोशिश ये होगी कि वायबल प्रोस्पेक्ट्स जो हैं उनसे मिलने के लिए एक सेपरेट एरिया भी अरेंज हो जहां पे आप मीटिंग कर सकें। थर्ड, कुछ कंट्रीज में शो के लिए जो स्टाफ होता है वो सेल्स पीपल पर कंसिस्ट होता है या मिडिल मैनेजर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ट्रेड शोज में कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि दे विल बी एबल टू सी सीईओ या सीनियर मैनेजमेंट। ये भी डिफरेंसेस आपको देखने होंगे। फाइनली, यूज अ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू हेल्प यू विद लोकल लॉजिस्टिक्स एंड एक्वाइंट यू विद लोकल कल्चर। अगर आपने इंटरनेशनली एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प रिक्वायर्ड होगी, ताकि वो आपको बता सके कि क्या इन्वायरमेंट है यहाँ का, वो आपको असिस्ट कर सके। आज वर्चुअल ट्रेड शोज भी होते हैं जो कि इंटरनेट की हेल्प से होते हैं। इन 2000, wholesale-trade-shows.com launched the first online global trade show for wholesale and off-price apparel, footwear and team sports merchandise, जिस पे मर्चेंडाइज खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था ऑनलाइन, और बायर और सेलर्स 24 घंटे 7 दिन इंटरनेट की हेल्प से आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और वहां पे उनको मल्टीलिंगुअल कस्टमर सर्विस टीम की भी सपोर्ट हासिल है एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी अवेलेबल है। सेलिंग थ्रू बिडिंग प्रोसेस भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बिकम इन्वॉल्व्ड इन अ बिडिंग प्रोसेस। आप जो ग्लोबल मार्केटर्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स के हैं वो यूजुअली बिडिंग प्रोसेस के थ्रू सेल करते हैं, स्पेशली व्हेन मेजर कैपिटल इक्विपमेंट इज इन्वॉल्व्ड। जो बड़े कैपिटल गुड्स हैं जिससे और प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बनाई जा सकती हैं, वो इन्वॉल्व हो। कैपिटल इंटेंसिव गुड जिस पे बहुत ज्यादा सरमाया लगता हो, वहां पे आप बिडिंग के थ्रू बाइंग या सेलिंग करते हैं। कंपनीज competing for such major projects must take a number of steps before negotiations for a specific purchase can begin. आपको पहले से प्लानिंग करनी है और बहुत कुछ आपको अकाउंट में लेना है before the negotiation begins. Typically, companies actively seek new projects and then move on to
pre-qualify for the particular projects they locate before a formal project bid or tender is submitted. Before the tender is submitted, आप उस प्रोजेक्ट को फाइंड करते हैं जो कि आप फुलफिल कर सकते हैं. Each phase require careful management and appropriate allocation of resource. हर स्टेज पे आपको प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है और बहुत सारी कंट्रोलिंग करनी है एंड रिसोर्स एलोकेशन भी. डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें बिडिंग का एक फेज है सर्च फेज. सर्च फेज में परचेजर यूटिलाइज करता है मीडिया एंड बिजनेस कॉन्टेक्ट्स टू सर्च फॉर वेंडर्स. यहां पे परचेजर खुद सर्च करता है कि कौन कौन उसको सप्लाई कर सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. ड्यूरिंग द सर्च फेज, कंपनीज they want to make sure that they are informed of any project meriting their interest that is related to their product lines. Companies की कोशिश होती है कि उन्हें inform किया जाए about certain projects जो कि उनसे related हैं. For particularly large projects जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड होते हैं, full page advertisement may appear in leading international newspaper or may be posted on government websites. टेंडर आप दे देते हैं, आप एडवर्टीजमेंट दे देते हैं कि हमें सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड है अपने प्रोजेक्ट के लिए. कंपनीज कैन यूटिलाइज देयर नेटवर्क्स ऑफ एजेंट्स, कॉन्टैक्ट्स और फॉर्मर कस्टमर्स टू इन्फॉर्म देम ऑफ एनी प्रोजेक्ट बीइंग कंसिडर्ड. यहाँ पे कंपनीज अपने कॉन्टैक्ट्स यूटिलाइज कर सकती हैं ताकि वो इन्फॉर्म कर सके वेंडर को अबाउट एनी प्रोजेक्ट. अपने वो कंपनीज जो कि प्रोजेक्ट ऑफर करती हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकें about their interest in the project. Second is pre-qualifying phase. In pre-qualifying phase, the purchaser frequently asks for documentation from interested companies that wish to make formal tender. यहाँ पे जो purchaser है वो कंपनी से क्वालिफाई करने के लिए फॉर्मल टेंडर बिफोर मेकिंग फॉर्मल टेंडर उनसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है उनकी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए. No formal bidding or tender documents are submitted. अभी formal bidding और tender document नहीं सबमिट किए जाते इस स्टेज पे. Instead, the buyer is more interested in general company background and is likely to ask the firm to describe similar projects it has completed in the past. वहाँ पे सिर्फ बायर इंटरेस्ट होता है कि कंपनी की हिस्ट्री जान ले, कंपनी के प्रोजेक्ट्स देखे कि पहले उन्होंने कोई रिलेटेड वर्क किया है या नहीं किया. At this stage, the company will have to sell itself एंड इट्स कैपेबिलिटीज. यहाँ पे कंपनी को अपने आप को सेल करना है और अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी है कस्टमर को, परचेजर को, कि व्हाट वी कैन डू, हाउ गुड वी आर एट अवर जॉब, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज डू वी हैव. ये आपको दिखाना है अपने कस्टमर्स को. अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज में बी एक्सपेक्टेड टू परस्यू प्री क्वालिफिकेशन. चांसेस हैं कि बहुत सारी कंपनीज इस स्टेज पे आपकी नीड्स ऑफ द कस्टमर को मीट करेंगी. नेक्स्ट फेज जो है उसमें कस्टमर सेलेक्ट करता है कंपनीज को. यूजुअली एक से ज्यादा ही कंपनी सिलेक्ट होती है, बट नो मोर देन 3 और 4. 3-4 ही कंपनी सिलेक्ट होती हैं जिनको इनवाइट किया जाता है फॉर फॉर्मल बिड. उन्हें कहा जाता है कि आपने बिडिंग करनी है, फॉर्मल बिड करनी है. अब फॉर्मल बिड क्या होता है? फॉर्मल बिड कंसिस्ट होती है ऑफ रिटन प्रपोजल ऑफ हाउ टू सॉल्व द स्पेसिफिक क्लाइंट प्रॉब्लम एंड द प्राइस द फर्म वुड चार्ज फॉर द प्रोजेक्ट. फॉर्मल बिड में आप जो वेंडर होता है या कंपनी होती है वो कस्टमर को बताता है कि किस तरह वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड कितना वो चार्ज करेगा. फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट दिस यूजुअली रिक्वायर्स personal visit on location, special design of sub-components and the preparation of full documentation including engineering drawings for the clients. अब इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा एक्सटेंसिव होती हैं. जो कंपनीज हैं उन्हें डिज़ाइन की ड्राइंग्स प्रेजेंट करनी पड़ती हैं
उन्हें प्रोटोटाइप्स दिखाने पड़ते हैं और समटाइम विजिट करना पड़ता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए लोकेशन को. अब बिड प्रिपरेशन कॉस्ट कैन बी एनॉर्मस. जो बिड की होती है, बिडिंग की कॉस्ट होती है, उसको बिड की प्रिपरेशन की कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होती है. रनिंग हाई एज सेवरल $million फॉर सम वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है बहुत जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए. कस्टमर वो सिलेक्ट करेगा विनर फ्रॉम सबमिटिंग फॉर्मल प्रपोजल जिसपे उसे यकीन होगा कि दे कैन सक्सेसफुली डिलीवर द प्रोजेक्ट इन शेड्यूल टाइम, प्रोजेक्टेड टाइम में, एंड कॉस्ट भी जिसकी रीजनेबल होगी. रेयरली इट सिंपल द लोएस्ट बिडर हु ऑब्टेन्स द ऑर्डर. ऐसा कम ही होता है कि सिर्फ कॉस्ट की बेस पे जो बिडर है उसको दे दें टेंडर. टेक्नोलॉजी, द टाइप ऑफ सोल्यूशन प्रपोज, द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स एंड रेपुटेशन एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म जो कि सप्लाई कर रही है, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, ये सारी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इन द सिलेक्शन ऑफ फर्म जो कि बिड में पार्टिसिपेट कर रही है. जब ऑर्डर ऑब्टेन हो जाता है, द सप्लायर कंपनी में बी एक्सपेक्टेड टू इंश्योर इट्स ओन परफॉर्मेंस. सप्लायर कंपनी की यह कोशिश होती है कि अब वो इंश्योर करे अपनी परफॉर्मेंस को. देखिए जो ऑर्डर हमने लिया है वो इन अ वेरी गुड वे फुलफिल किया जाए. फॉर दैट पर्पस कंपनी में बी आस्क्ड टू पोस्ट अ परफॉर्मेंस बॉन्ड. परफॉर्मेंस बॉन्ड फिल करना पड़ता है कंपनी को. उसको गारंटी देनी पड़ती है कि कंपनी विल पे सर्टन स्पेसिफाइड डैमेजेस टू द कस्टमर इफ द जॉब इज नॉट कंप्लीटेड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशंस. वो गारंटी देती है कि अगर जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें कहा है कि हम सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, सर्टेन काइंड ऑफ वे से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. अगर हम नहीं कर सकते तो हम गारंटी देते हैं कि हम कंपनसेट करेंगे. परफॉर्मेंस बॉन्ड्स यूजुअली इशू करने वाली अथॉरिटी बैंक्स होती है जो कि सप्लायर की बिहाफ पे इशू करती है परफॉर्मेंस बॉन्ड. अब ये एंटायर प्रोसेस फ्रॉम फाइंडिंग आउट about a new prospect until the order is actually in hand, it may take several months or several years depending on the project size or industry. Consortium selling, B2B या गवर्नमेंट परचेजिंग में कंसोर्शियम सेलिंग भी एक इम्पोर्टेंट वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट है. बिकॉज ऑफ the high stakes involved in marketing equipment or large projects, companies frequently band together to form consortium. Companies usually मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं जो कि कंसोर्शियम कहलाता है. अब वो क्यों बनाती हैं? क्योंकि समटाइम्स जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा होता है, समटाइम्स जो ऑर्डर होता है कंपनी का, उसको फिल करने के लिए एक कंपनी के पास, इंडिविजुअल कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती, उसके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती. उसको बहुत सारी और कंपनीज की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है. वो बहुत सारी कंपनी से हेल्प लेती है और मिल के सारी कंपनीज एक कंसोर्शियम बना के एक्ट करती है. अब ये कंसोर्शियम होता क्या है? Consortium is a group of firms that share in certain contract or project on a pre-agreed basis but act as one company toward the customer. ये मिलकर एक कंपनी के तौर पे कस्टमर के लिए एक्ट करती हैं. Joining together in a consortium can help companies share the risk in some very large projects.
जब मिलकर ये काम करेंगी तो रिस्क शेयरिंग बहुत ज्यादा होती है. Consortium can also enhance the competitiveness of the members if they are involved in turnkey projects. अब turnkey project क्या होते हैं? A turnkey project is the one in which the supplier offers the buyer a complete solution so that entire operation can commence at the turn of a key. आप complete उनको solution provide करके देते हैं कि operation हम आपको उस वक्त handle करेंगे जब सिर्फ एक की के टर्निंग से आपका सारा काम स्टार्ट हो जाए. एवरीथिंग आपकी रेडी आपको मिलेगी. वहां पे ये कंसोर्शियम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, वैल्यूएबल होता है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एक्सपर्टीज होती है. सो मिलकर वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट वो प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं टू द फर्म्स. बहुत सारे कंसोर्शियम एडहॉक बेसिस पे बनाए जाते हैं. फॉर द जॉब ऑफ क्रिएटिंग अ मेजर स्टील मिल, for example, companies supplying individual components might combine into group and offer a single tender to the customer. एक अगर कंपनी टूल प्रोवाइड कर सकती है, दूसरी कंपनी सर्टन इंजन प्रोवाइड कर सकती है, तीसरी फर्नेस प्रोवाइड कर सकती है, फोर्थ कंपनी फ्यूल से रिलेटेड है, फिफ्थ कंपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सिक्स्थ कंपनी अगर उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड. तो मिलकर वो सारे एक कंसोर्शियम के तौर पे बिड करेंगे. इससे बिडिंग के चांसेस, विन करने के चांसेस ज्यादा होंगे. सिंगल टेंडर ये बिड करेंगे. द कंसोर्शियम मेंबर्स हैव एग्रीड टू शेयर ऑल मार्केटिंग कॉस्ट एंड कैन हेल्प वन अनदर विद डिजाइन एंड इंजीनियरिंग क्वेश्चंस. एक तो ये कॉस्ट भी शेयर करेंगे, दूसरा एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे. सिमिलरली अ कंसोर्शियम कुड फॉर्म to deliver a turnkey hospital to Saudi Arabian government. This would involve building a physical facilities, installing medical equipment, recruiting doctors and training staff और बहुत सारी चीजें. अब ये सारे ऑपरेशंस ये खुद हैंडल करेगा कंसोर्शियम जो है, जो कि एज वन कंपनी एक्ट कर रहा है. In either case, customer gets a chance to deal with one supplier only, which substantially simplifies the process. अब वहां पे आपको सिर्फ एक सप्लायर से काम करना होता है, जो कि आपके प्रोसेस ऑफ निगोशिएशंस वगैरह को इजी कर देता है. एक जो एडहॉक कंसोर्शिया है, जो कि बहुत सारे कंपनी से मिलकर बना है, इट मे रिक्वायर यूनिक स्किल्स फ्रॉम देयर मेंबर्स. अपने मेंबर से, इट्स मेंबर्स से वो रिक्वायर करता है यूनिक स्किल्स. इन सिचुएशंस वेयर द सेम सेट ऑफ स्किल्स और प्रोडक्ट इज इन फ्रीक्वेंट डिमांड, कंपनीज में फॉर्म अ परमानेंट कंसोर्शियम. अब यहाँ पे कंपनीज अगर फ्रीक्वेंटली डिमांडेड वो प्रोडक्ट है और वहाँ पे फ्लक्चुएटिंग डिमांड नहीं है और सेम सेट ऑफ स्किल्स हैं, तो परमानेंट कंसोर्शियम बना सकते हैं. हमेशा के लिए मिलकर वो काम करने का आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं. अब wherever an appropriate opportunity arises, the consortium members will immediately prepare to qualify for the bidding. और जैसे ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनको नजर आता है, वो इमीडिएटली वर्क कर सकते हैं towards qualifying, for applying for the bidding process, etc. Usually consortium member एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक ही कंट्री से होते हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन कंसोर्शियम ऑफन कंबाइन करता है लोकल फर्म whose local connections are of great value with one or two international telephone operation, जो कि ऑपरेटिंग कंपनीज हैं, लोकल और मल्टीनेशनल मिलकर भी समटाइम्स काम करती हैं. On occasions, these consortia include equipment suppliers that join to ensure that their equipment will be included in any eventual contract. अब वहाँ पे उसको भी बेनिफिट होता है. अदर फॉर्म ऑफ हम प्रमोशन देख लेते हैं, जिसमें सेल्स प्रमोशन सबसे पहले हम देखते हैं. सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं दैट जनरेट सेल्स बाय एडिंग वैल्यू टू प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग और चैनल कोऑपरेशन. सेल्स फोर्स में आप, सेल्स प्रमोशन में आप कूपन्स ऑफर करते हैं, गिफ्ट्स ऑफर करते हैं, आप वेरियस टाइप ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस लेबल्स आप ऑफर करते हैं.
इन मोस्ट कंट्रीज। आप कूपन ऑफर करने का, गिफ्ट ऑफर करने का यही बेनिफिट होता है कि आप कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट एक बार ट्राई करवाना चाहते हैं, एक बार वो यूज करें। इन सम कंट्रीज फ्री गुड्स, डबल पैक प्रमोशंस एंड इन स्टोर डिस्प्लेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। उसमें ये भी उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकें। स्पोर्ट प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप भी एक बड़ा अब वाइडली यूज टूल हो चुका है। जैसे कि आप फीफा 2014 वर्ल्ड कप में देख सकते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजर ड्यूरिंग फुटबॉल अपने ब्रांड्स को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, जिसमें कोका कोला, मैकडोनल्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होते हैं ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप। फोर्ड भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब मेजर स्पोर्ट्स इवेंट जो इंक्रीजिंगली कवर किया जाता है बाय मास मीडिया वर्ल्ड वाइड, वो अब आपको टीवी चैनल्स पे दिखा रहे होते हैं। टीवी कमर्शियल वैल्यू ऑफ दीज इवेंट्स बहुत बढ़ चुकी है इन लास्ट फ्यू ईयर्स में। अब टुडे लार्ज स्पोर्टिंग इवेंट्स सच एज ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप इन स्पेसिफिक स्पोर्ट, ये कंपनीज के फंड ही रिक्वायर करती है in order to advertise their brand. For some events, companies can purchase space for sign along the stadium or arenas where sport event take place. आप वहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं स्टेडियम वगैरह में। जब इवेंट को टेलीविजन कवर करता है तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड्स भी एडवर्टाइज हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा। अब टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स, अ कंपनी should have a logo or brand name that is worth exposing to a global audience. अब उसका brand name और logo अच्छा होना चाहिए जो कि लोगों को नजर आए। It is not surprising to find that the most common sponsors are companies that produce consumer goods with global appeal such as soft drink manufacturers and electronic products, या फिल्म की कंपनीज जो हैं ज़्यादातर ये स्पॉन्सर कर रही होती हैं स्पोर्ट्स के इवेंट्स को। अगर आप देखें, टेली मार्केटिंग भी एक प्रमोशन का बहुत बड़ा रिसेंटली टूल बन चुका है। अब टेली मार्केटिंग कैन बी यूज्ड बोथ टू सॉलिसिट सेल्स एंड टू ऑफर एनहांस्ड कस्टमर सर्विस टू करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। टू मेक टेली मार्केटिंग इफेक्टिव आपको टेलीफोन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, इफेक्टिव आपको अच्छे एफिशिएंट टेलीफोन सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं। टेलीफोन सेल्स फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में बिकम प्रैक्टिकल व्हेन मेनी सब्सक्राइबर्स एग्जिस्ट एंड व्हेन द टेलीफोन नंबर्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। जब बहुत सारे लोगों के पास टेलीफोन और नंबर आप इजीली ऑब्टेन कर सकें, तब वहाँ पे टेली मार्केटिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको हेल्प कर सकती है। हाउएवर, not all countries accept the practice of soliciting business directly at home. बहुत सारे कंट्रीज में घर पे बिजनेस के लिए कॉल्स करना इतना इजी नहीं है। टेलीमार्केटिंग डायरेक्टिव in the European Union allows consumer to place their names on a telephone preference list to eliminate telemarketing call to their homes. बहुत सारे कंट्रीज में, यूरोपियन में स्पेशली, आप कंज्यूमर्स इससे इरिटेट होता है कि उनको टेलीमार्केटर्स कार करें, तब वो इसके लिए एक्ट करते हैं इन अ वे कि वो एलिमिनेट करवाते हैं टेलीमार्केटिंग कॉल्स टू देयर होम, ताकि टेलीमार्केटर्स कॉल ना कर सकें। एनी फर्म दैट कंटिन्यूज टू कॉल पोटेंशियल कस्टमर्स कैन बी फाइंड। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल करना स्टार्ट कर दें, कोई भी फर्म बहुत ज़्यादा किसी कस्टमर को कॉल करना शुरू हो जाए, तो उसको फाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में, लाइक यूके में, जर्मनी में और बहुत सारे और कंट्रीज़ में टेली मार्केटर्स कॉल करते हैं लोगों को घर में उनके, इन ऑर्डर टू सेल प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम प्रिंटर्स एंड डिश वॉशर्स एंड एटसेट्रा। On a global level, telephone sales may also be helpful for business to business marketing. Business to business marketing में ज़्यादा ये helpful हो सकती है, क्योंकि आगे जो आपका buyer है वो भी interested होगा in finding out the ways to improve their business, and seller को भी benefit होगा कि serious buyers हैं who can attentively listen to what they have to say. Because cost for overseas travel are considerable, telephone marketing across countries or a global basis may prove very cost effective. Instead of कि आप मूव करें यहाँ से जर्मनी और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट का तारुफ कराएं, आपके लिए ये इजी है कि आप यहाँ से कॉल कर दें और यहाँ से कॉल करके जर्मन अपने बायर से बात कर सकें और उन्हें कन्विंस कर सकें अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसिंग। वर्ड ऑफ माउथ एक और इम्पोर्टेंट वे है जिससे आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, या कस्टमर आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोट करता है, उसको
अब वर्ड ऑफ माउथ में ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका कस्टमर आपका एडवर्टाइजर बन जाता है, आपका कस्टमर रेफर कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट टू अदर कस्टमर्स। अब गुड वर्ड ऑफ माउथ के बारे में ये मशहूर है कि आपके लिए 1-2 कस्टमर लेकर आएगा, लेकिन आपको ये केयरफुल रहना है कि बैड वर्ड ऑफ माउथ एक ऐसी चीज़ है जो 10 कस्टमर आपसे ले जाएगा। अब बज़ मार्केटिंग इसमें एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो यूज़ कर रही है कंपनीज। बज़ मार्केटिंग ऐसे होती है कि आप बज़ क्रिएट कर देते हैं, आप एक खबर फ्लोट कर देते हैं किसी कंट्री में, और वहाँ पे कस्टमर एक दूसरे को उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, वो पूरे कंट्री में स्प्रेड हो जाती है। पब्लिक रिलेशंस इज अनदर वे जिससे आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। कंपनीज पब्लिक रिलेशन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट एनहांस ब्रांड इक्विटी बाय प्रमोटिंग गुडविल टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप कंपनी का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने पॉजिटिव उसका फेस लाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि वी आर गुड एंड वी आर डूइंग समथिंग फॉर देम। आप लोगों के इंटरेस्ट के काम करते हैं, आप गुड सिटीजनशिप बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, आप सोसाइटी को समथिंग रिटर्न करते हैं, लाइक आप हॉस्पिटल बनवा देंगे, आप ग्रीन मार्केटिंग की प्रमोशन करेंगे, आप डिसेबल बच्चों के लिए कुछ करेंगे, आप उनके लिए हॉस्पिटल या उनके लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, आप स्कूल बनवा देते हैं। सो दिस आप न्यूज़पेपर की हेल्प से, न्यूज़ की हेल्प से आप डिफरेंट पब्लिक रिलेशन कैंपेन्स को एग्जीक्यूट करते हैं। समरी हम देख लेते हैं आज के लेक्चर की। हमने ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट को डिस्कस किया इन डिटेल, देन हमने अदर फॉर्म ऑफ प्रमोशंस में जिसमें टेली मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस, स्पॉन्सरशिप्स, आप सेल्स प्रमोशंस वगैरह की बात की, B2B मार्केटिंग की बात की एंड सेलिंग टू गवर्नमेंट की भी बात की। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस पे हमने थोड़ी बहुत बात की। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ग्लोबल प्रमोशनल स्ट्रेटजीज आज इख्तिताम पजीर होता है और आज का लेक्चर भी इसके साथ हम ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।